इवनिंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। फोर्थ यूनिट का थर्ड टॉपिक है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। हमने देखा सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद हमने क्या देखा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ है जो आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में आता है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसकी दो यूनिट्स हैं बेसिकली। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हुए हैं उनको बहुत इजीली कर लेते हैं, और हम जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं हम सोचते हैं कि इसमें हमको पूरे सब्जेक्ट, जैसे हमने सब्जेक्ट्स में हमको अकाउंटेंसी, हमको फाइनेंशियल बैलेंस शीट या हमको ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे। पर हमने क्या देखा, इसकी सिर्फ दो यूनिट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने क्या पढ़ाया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब कैश फ्लो फंड फ्लो में हमने बहुत इजीली देखा था, बहुत इजीली बन जाते हैं कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, उसके साथ आता है कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमको अगर बेसिक नॉलेज भी है हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की, या हमको पता है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनकम क्या होती है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बना सकते हैं। फिर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो आपको न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपके ओनर या आपका जो मैनेजमेंट होता है या आपके जो चेयरमैन होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था, वो अपनी किसी भी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और अपने हिसाब से वो अकाउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में अब और बेसिक जो डिफरेंस हमने क्या देखा था कि बैलेंस शीट में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, ये जो पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपका कंपनी एक्ट ऑफ 1956 से रेगुलेट होता है, कंपनी एक्ट ऑफ 1956। बट हेयर इज नो कंपल्शन, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इसका कोई रोल नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसका कोई रोल नहीं है। और अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट, जैसे हमने 10th में सब लोगों ने कॉमन फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। ठीक है, इसी पे मुख्यतः हमारा क्या है, प्रॉफिट या लॉस निर्भर करता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हमारा क्या निकल आता है, प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस, इससे हमारा लॉस निकलता है। जब आप सामान खरीदने जाते हो तो आपका दुकानदार कहता है ना कि ये तो मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी इनवॉइस प्राइस है, मेरी बिलिंग प्राइस है, इससे मैं कम में आपको सामान नहीं बेच सकता हूं। तो बेसिकली वो काय के बारे में बात कर रहा है, वो आपसे कॉस्ट प्राइस के बारे में बात कर रहा है। अब सिमिलरली हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की, ठीक है, तो आप उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी उसको कैसे निर्धारण करोगे आप, भाई सेलिंग प्राइस तो मार्केट में अननोन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले किस पे ध्यान दोगे कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, आपको कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूनिट बनाने के लिए, उसी को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जब आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गई कि आपकी यूनिट की कॉस्ट प्राइस ये है, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। ठीक है, मान लिया मेरी किसी की कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सब कुछ मिला के मुझे वो
10 रुपीज में पड़ता है। ठीक है, तो मैं अब इसकी कॉस्ट प्राइस 12 भी रख सकता हूँ, 11 भी रख सकता हूँ, 13 भी रख सकता हूँ, 15 भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमको सेलिंग प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर हमको पता चलेगी तभी हम उसको बेस बना के सेलिंग प्राइस का निर्धारण कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस को देखते हुए हम कॉस्ट प्राइस नहीं बना सकते। ठीक है, सेलिंग प्राइस को देखते हुए हम कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं बना सकते, राइट। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं बना पा रहे हैं। सेलिंग प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस, जैसे मुझे मालूम है कि मैगी का जो पैकेट है वो कितने रुपीस का आता है, 10 शायद 12 का है। ठीक है, 12 रुपीज एट दी रिटेलर। अब मुझे मान लीजिए नूडल्स लॉन्च करने हैं मार्केट में, तो मुझे पता चल गया कि 12 रुपए जो है वो रिटेलर को मैगी देता है, तो मुझे 12 से नीचे उस चीज को बनाना है। ठीक है, अब ये तो एक बेंचमार्किंग हो गई, पर कॉस्ट प्राइस जो होती है, मैगी का जो प्लांट है वो नेस्ले का प्लांट है। नेस्ले का प्लांट क्या है, ह्यूज प्रोडक्शन करता है, उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, वो क्वालिटी पे, गुणवत्ता पे, वेरियस सर्टिफिकेशंस के ऊपर काम करता है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको अब वो ट्रेंड सेटर अगर बनना है तो हमको अपने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को देखना होगा। कॉस्ट प्राइस बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अस। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, राइट। तभी तो हम बोलते हैं ना कि दो प्रोडक्ट कभी एक जैसे नहीं बन सकते। ठीक है, आप नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट भी ले लो या टेक्निकल प्रोडक्ट, अब हम मोबाइल की बात कर लें या फिर हम कोई इंपॉर्टेंट गैजेट्स की बात कर लें, तो दो प्रोडक्ट एक जैसे क्यों नहीं बन सकते हैं, इसलिए नहीं बन सकते हैं, जैसे हमने मैगी का एग्जांपल लिया था, तो मैगी जो नेस्ले का ब्रांड है, वो जो रॉ मटेरियल परचेज करता होगा वो रॉ मटेरियल ह्यूज क्वांटिटी में परचेज करता होगा। ठीक है, उसकी सप्लाई चेन बड़ी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से सेटल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट है वो फॉर्मूला पता होने के बाद भी कि मैगी में ये इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, वो मैगी जैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला पाएगा। क्यों नहीं ला पाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मैगी की कॉस्टिंग है वही उसका प्रॉफिट है, जो उसकी कॉस्टिंग है वही उसका प्रॉफिट है। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस तो है ही है, जो कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट कॉस्ट क्या है, एक तरह से प्रॉफिट है। कैसे प्रॉफिट है, मान लो कंपटीशन के जमाने में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मैं सेलिंग प्राइस को कम नहीं कर सकता, पर मैं कॉस्ट प्राइस के जरिए अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकता हूं। ठीक, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है, पहले हमको सबसे पहले अपने खर्चे निकालने होते हैं। जब हमको अपने खर्चे पता चल गए बिजनेस के, तो बिजनेस करना उतना सुगम और उतना सरल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, टू स्टडी एनालिसिस एंड क्लासिफाई द कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, मैंने जो आपको बताया था, टू एनालिसिस, एनालाइज, एनालाइज, एनालाइज किस चीज को हमको करना है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्ट क्या है, वेजेस की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो वो हम एनालाइज करना होता है हमको सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट इज टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड, एंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। स्टूडेंट यहां ध्यान देने वाली बात है कि टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट में तब भी अंतर होता है। ठीक है, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में डिफरेंस होता है। जैसे एक मिठाई वाला
मिठाई की दुकान पे मिठाई बेच रहा है तो उसकी टोटल कॉस्ट दिन भर की ऑपरेशन की दुकान के संचालन की कॉस्ट अलग होगी और एक पर्टिकुलर मिठाई के पीस की कॉस्ट अलग होगी, है ना। मान लीजिए उसको दिन भर में 1500 रुपए का खर्चा बैठता है, वेजेस, लेबर, बिजली, शोरूम, ठीक है, और उसके रॉ मटेरियल वगैरह मिला के। बट अगर आप बात करो कि उसकी यूनिट कॉस्ट अगर उसको निकालनी है तो वो जो यूनिट कॉस्ट में वो 10 टू 15 रुपीज पे जा रहा है, तो टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट में डिफरेंस होता है। To find out the cost price on the basis of which selling price can be determined. बेस मैंने क्या कहा, प्रॉफिट भी बेस नहीं है, लॉस भी बेस नहीं है, खर्चे कितने होंगे उस प्रोडक्शन की वो उसका बेस होता है, ये आपको याद रखना है। तो जो खर्चे होते हैं वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट, है ना। आप कभी ध्यान देना, और इंडिया के ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आप पाओगे कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्शन प्लांट हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, वो आपके एमपी या एमपी से ऊपर नॉर्दर्न स्टेट्स में है, ठीक है। सदर्न स्टेट्स में आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बहुत कम है, उनके पीछे भी कॉस्टिंग ही एक कारण है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वेजेस जो हैं वो रिलेटिवली लो हैं इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं आपकी कहाँ पर लग रही हैं और ज्यादा लगती चली जा रही है नॉर्थ इंडिया में। टू एनालाइज, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ एवरी वर्क एंड प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क प्रोसेस, ठीक है। काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस प्रोडक्शन के अंदर, उन प्रोडक्शन के प्रोसेसेस से गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो हमको देखना होता है कि हर प्रोसेस की कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। कई बार हमको लेबर नहीं मिल रही होती है तो हम क्या करते हैं, मार्केट से टेंडरली कॉन्ट्रेक्चुअली लेबर को उठाते हैं, कभी एक्स्ट्रा यूनिट्स हम उनसे बनवाते हैं तो उनका एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। तो प्रोसेस के ऊपर कॉस्टिंग निर्भर है। टू कंट्रोल द कॉस्ट इनकर्ड इन मटेरियल्स, कॉस्ट इनकर्ड ऑन मटेरियल, मटेरियल पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, हम कितनी कॉस्ट में रॉ मटेरियल मटेरियल परचेज कर पा रहे हैं। टू फाइंड आउट द कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस। अब जैसे हमने पहले क्या देखा था कि सेल्स किस पे निर्भर करता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, वैसे ही अब हम इसको लेंगे कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब मुझे अगर 100 यूनिट बनानी है तो मेरे ऊपर कॉस्ट का कितना परसेंटेज का बर्डन आ रहा है, इसके ऊपर मैं अपने प्रोडक्शन को करूंगा। टू इंटीग्रेट कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स एज टू enable द एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब जब मुझे पता चल गया कि मेरे परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, तभी तो मैं अपने फिर क्या कर पाऊंगा स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाऊंगा, है ना। अरे सीधी सी बात है, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग को बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में लिखोगे या उसकी थ्योरी में, मैं अभी खैर रिवीजन क्लासेस भी लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें थ्योरीज को आपको कैसे को रिलेट करना है। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस जरूरी होता है, कि आपने बताया कि 1000 यूनिट पर 10% ऑफ एक्सपेंस लगता है,
1000 रुपए पे 10% ऑफ एक्सपेंस लगता है, तब जाके हम 100 यूनिट बनाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि लाख रुपए खर्च करूंगा तो मैं कितनी यूनिट्स बनाऊंगा। ठीक है, वाइस वर्सा। टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ वर्कर्स एंड ऑफिशियल्स। वर्कर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्कर्स। वर्कर्स क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि वर्कर्स की निज आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। ठीक है, क्यों बदलती रहती है? कि उसकी सैलरीज और वेजेस की डिमांड चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज होती रहेगी? क्योंकि वर्कर या हमारा जो वर्कर या एम्प्लॉय है वो काय से इन्फ्लुएंस होगा? इन्फ्लेशन से या एस्केलेशन कॉस्ट से, जो अभी मार्केट में फंक्शन कर रही है। ठीक है, अब आता है फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है? पहला आता है डिटरमाइन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। डिटरमाइन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। डिटरमाइन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं किस पे रहूंगा? जैसे फंड फ्लो एनालिसिस में मैं किस पे रहता था? सेल्स और परसेंटेज ऑफ सेल्स। यहाँ पर मैं किस पे आधारित रहूंगा? डिटरमाइन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। कीमत कितनी आ रही है प्रोडक्शन को करने की। ठीक है, जैसे मैं कोई नया ऑफिस खोलने वाला हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ऑफिस प्रॉफिट छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऑफिस के खर्चे कितने होंगे, है ना? तो बिजनेस में हमेशा सबसे पहले क्या बात की जाती है? खर्चों की बात की जाती है। वैसे ही बिजनेस में जब हमने बैलेंस शीट पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था कि हम प्रोविजन, बैड डेब्ट से, डूबत खातों से ज्यादा डरते हैं। हम प्रॉफिट से नहीं सोचते कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट हमारे पास आएगा, वो सेकेंडरी होता है, पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बिजनेस करते समय हमारा कुछ कितना अमाउंट बिजनेस का मार्केट में ब्लॉक होगा या मार्केट में डूबेगा। और ये होता ही है हर बिजनेस में। कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कीमतों को मैं कैसे प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर पाऊंगा। जैसे आपने देखा कि चांदी जो है, सिल्वर सिल्वर का प्राइसिंग गिरना शुरू हो गई। कल सिल्वर की प्राइसिंग कितने से गिरी है? 72,500। सिल्वर डाउन हुआ है। और गोल्ड भी कुछ अमाउंट से डाउन हुआ है। अब मार्केट में खपत खत्म नहीं हुई है, पर मार्केट इससे ज्यादा परचेज ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्यों अल्टीमेटली परचेज नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जहां पर सिल्वर लग रहा है, जहां पर गोल्ड लग रहा है, वहां पर प्रॉफिट की जगह क्या जनरेट होने लगा? लॉस। तो इन्होंने क्या करा? मार्केट में सिल्वर की वैल्यू डाउन कर दी, गोल्ड की वैल्यू डाउन कर दी। कॉस्ट कंट्रोल के बाद आता है कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट कंट्रोल में हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम अपनी कीमत को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट एंड रेवेन्यू। क्यों इसको डाउन किया? क्योंकि देखो ये कोई खेती तो हो नहीं सकती गोल्ड और सिल्वर की कि हम उससे गोल्ड और सिल्वर को उत्पादित कर पाए, इसलिए क्योंकि वहां रेवेन्यू कम होने लगा था, इसलिए हमने सिल्वर का रेट कम आते देखा, गोल्ड का रेट कम आते देखा। मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट क्या होती है? मूल्य होती है। रेवेन्यू क्या होती है? आपकी इनकम होती है। तो कॉस्ट क्या है और रेवेन्यू हमारे पास कितना आएगा, राइट? तो कॉस्ट और रेवेन्यू का क्या रिलेशन है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस। इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट डिसीजंस।
इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट डिसीजंस। मैनेजमेंट को कई प्रभावी ढंग से डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। वो डिसीजंस लेने के लिए वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है। तो इंफॉर्मेशन उसको कैसे पता चलेगी, जब उसको पता होगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी सेल्स कितनी है। मान लीजिए कुछ वर्कर्स को उसको अपनी जॉब से हटाना है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि प्रोडक्शन कितनी लेबर से कितना हो रहा है, उनकी क्या कॉस्टिंग आ रही है और क्या सेलिंग प्राइस है। अगर वो मैनेज कर पा रहा है तो वो उनको निकाल देगा। एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एडवांटेजेस क्या है, पहला पॉइंट, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमको पता चल जाता है कॉस्ट प्राइस हमारी ये है, इससे हम इतने पे मार्केट में सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम देख सकते हैं। बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल, ठीक है। प्रोडक्शन, अगर हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है तो हम क्या होगा, मैनेजर प्रोडक्शन के पास डायरेक्शंस आएंगे कि वो अगर कुछ गैर खर्चा हो रहा है जो जरूरी नहीं है उसको वो स्टॉप कर दे। एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कंपैरेटिव स्टडी। एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट क्या होती है, कंपैरेटिव कॉस्ट का मतलब होता है सन 2023 में, 24 में, 25 में हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी और अब हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी प्रॉफिट घटेगा, कॉस्ट प्राइस कम होगी प्रॉफिट बढ़ेगा। फैसिलिटी इन डिटरमाइनिंग सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस को निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस को करना होता है। नॉलेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हेल्प इन डिटरमिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन पॉलिसी, ठीक है। प्रोडक्शन पॉलिसी ये कहती है कि एक तो खर्चे को कम करो, दूसरी बात अगर हमको खर्चे कम के साथ साथ हमको क्या है, प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा लेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने से फायदा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने से फायदा ये होगा कि हमारे पास प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा जो एक्सपेंस है, जैसे एक वर्कर जो है दिन में 10 यूनिट्स बना रहा है, अब हम उससे 20-50 यूनिट्स बनवाएंगे सेम सैलरी के ऊपर, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी और हमारे पास रेवेन्यू बढ़ेगा। अब है एडवांटेजेस टू वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, वर्क टू लेबरर्स। लेबरर्स को पता रहता है कि उसने कितनी सैलरी के ऊपर कितने यूनिट्स बनाने हैं तो वो उतना काम करता ही है। फिर क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, इंसेंटिव मेथड्स। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिस डिसएडवांटेजेस 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 क्या है, एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है। इट इज नॉट इसेंशियल, इट इज नॉट एसेंशियल। तभी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में बोला कि आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, बट कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं जब आप कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जो कैलकुलेशन सोचा है और मार्केट में वो कैलकुलेशन सेम आएगा। जैसे मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मैं प्लेसमेंट्स भी देखता हूँ, तो प्लेसमेंट्स में अभी क्या इंडस्ट्रीज से प्रॉब्लम आ रही है, या वो लोग काम तो 8 घंटे कराना चाहते हैं पर सैलरी कितनी दे रहे हैं, 10,000 12,000, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, लोगों के पास दो दो महीने 3 3 महीने से वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। मैंने उनको बोला कि आपको सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आज की डेट में जो युवा है उसके पास स्टार्टअप का ऑप्शन है, उसके पास ऑनलाइन जॉब का ऑप्शन है, ठीक है। तो या तो आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दो उसको, और अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है हमारे यहाँ जो होता है वर्क फ्रॉम होम। तो जो यंगस्टर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर कर रहे हैं, साथ में वो शेयर मार्केट को प्रेफर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर आपने अपनी वैकेंसी को फिल नहीं किया है तो वैकेंसी को फिल ना करने से क्या होगा कि आपके कस्टमर आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि वो वर्क प्रोसेस है जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे थे वो वहां पर रुक जाएगा। सो अल्टीमेटली इट इज नॉट इसेंशियल कि मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर लूंगा,
पर कॉस्ट को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, ये एक अंदाजा है। इसलिए मैंने कई फैक्ट्रीज को बंद होते हुए भी देखा और खुलते हुए भी देखा। इट इज वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रावेगेंट। वेस्टफुल, वेस्टफुल, वेस्टफुल क्यों होता है? जैसे बिजनेस का एक नियम है, बिजनेस का क्या नियम है? जैसे हम कहते हैं ना आम भाषा में कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो फैक्ट्रीज इतना प्रोडक्शन करती हैं और इस यूनिट कॉस्ट पे प्रोडक्शन करती हैं कि छोटा आदमी फैक्ट्री खोलने की सोच ही नहीं पाता है। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट जो है, लागत, वो प्रॉफिट और आपका हथियार भी है, ये समझने की जरूरत है। बेनिफिट्स फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स इनकरेक्ट एंड अनअवेलेबल। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मैं क्या है, डाटा मैं जो लूंगा, जैसे मैंने बोला कि भाई लेबर तो भोपाल में 300 से 500 के बीच में अवेलेबल है पर डे। मैं बिना पढ़ी लिखी लेबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मुझे लेबर जो है 500 ऊपर ही मिले पर डे, 700 800 पे ही मिले। और ये हो रहा है प्रैक्टिकली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अनसूटेबल फॉर सम इंडस्ट्रीज, अनसूटेबल, सूटेबल फॉर सम इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर हमको लेबर की कॉस्ट को या खर्चों को हम नहीं देखते हैं, हमको एनी हाउ प्रोडक्शन करना होता है। यही कारण था कि आपके सिल्वर के रेट्स बढ़ रहे थे, गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे थे, रॉ मटेरियल, क्योंकि कॉस्टली रॉ मटेरियल को भी उसमें यूज किया जा रहा था। अकाउंटिंग वर्क इज इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व। हाँ ठीक है, अकाउंटिंग वर्क जो है किसी भी संस्था का वो बढ़ जाता है, अकाउंटिंग वर्क, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन में अलग से हम कॉस्ट अकाउंटिंग को इनिशिएट करते हैं। जब हम कॉस्ट को इनिशिएट करते हैं तो हमारी अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। तो आज हमने एडवांटेजेस कॉस्ट, कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, और सिस्टम्स और कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर कोऑर्डिनेटिंग विथ मी, हैव अ नाइस डे, विल कंटिन्यू with the same extension of the same topic tomorrow.